चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य की जून 2019 का पेपर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जून 2019 का सोशल वर्क का विगत वर्ष का ये प्रश्न है। पार्ट 1 आप लोगों का बन चुका है और अब हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट 2 के बारे में, है ना। पार्ट 2 हालांकि यहाँ से स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 21 से, यानी अगर आप पेपर देखेंगे तो 171 क्वेश्चन आपके सामने दिखाई देगा। ठीक है ना, और स्टार्ट करते हैं यहाँ से आज का पहला प्रश्न। और एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क जून 2019 का क्वेश्चन नंबर ये है 21 यानी 171। तो कह रहा है कि इनमें से किसने स्व की अवधारणा को आदर्श स्व तथा वास्तविक स्व के रूप में प्रदान किया है। नाम है कार्ल रोजर्स, अब्राहम मैस्लो और हेनरी फ्योल और फ्रेडरिक हेज़बर्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में, सारे विद्वान से पूछा गया है। प्रश्न बताइए जरा एक बार, ऑप्शन बताइए जल्दी। अच्छा, तो कंफ्यूजन यहाँ पे बन रही भाई, और भी किसी बच्चे के अंदर कंफ्यूजन बन रही है? कार्ल रोजर्स ही लग रहा है। ओके चलो ठीक है। अभी अमिता जोशी, क्लास आप लेते हो कि नहीं लेते हो? सेल्फ, हेलो जोशी जी, तो आए तो म्यूट होके आए। हेलो। हाँ, क्लास घर पे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो घर पे? जी सर। ओके चलो ठीक है, बहुत लेट आए आपने, चलो ज्वाइन करो। अच्छा लेट नहीं है, समय पे आए हो। चलो बताओ इस प्रश्न का जवाब, आप बताओ, सभी लोग बताओ। जोश, हेनरी फ्योल और फ्रेडरिक हेज़बर्ग। चलो सुनो फिर आप देखिए, कार्ल रोजर्स इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। जब स्व की अवधारणा को आदर्श स्व और वास्तविक स्व के रूप में जो प्रकट किया था वो कार्ल रोजर्स किया था। कार्ल रोजर्स के इसके बारे में अगर हम आपसे प्रश्न करें तो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा किसने दिया है, तो भी नाम कार्ल रोजर्स का आता है। सन 1951 में दिया था, है ना, क्लियर है। और एग्ज़ाम में आप लोगों से एक्टिव लिसनिंग को लेकर पूछता है तो किसका नाम लगाओगे? एक्टिव लिसनिंग कार्ल रोजर्स का ही नाम लगाओगे। 1957 में आया था कार्ल रोजर्स का। और एनकाउंटर ग्रुप्स की बात किया था कार्ल रोजर्स ने, और ये आया था 1970 में। कार्ल रोजर्स ने, ये सारे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप लोगों को कार्ल रोजर्स के बारे में, याद रखिएगा, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहा है? हाँ, इसको आप सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा कार्ल रोजर्स के बारे में। ये 3 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो मेडिकल सोशल वर्क में भी प्रश्न बनकर पूछे जाते हैं, और यहाँ तक कि यूजीसी नेट हो या एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हो या आरपीएससी का एग्ज़ाम हो, उसमें भी ये प्रश्न बनकर पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा तीनों के तीनों। एक है व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा, दूसरा है एक्टिव लिसनिंग, तीसरा अगर हम बात करें 1970 में तो इनकाउंटर ग्रुप्स है। बस इन 3 बातों को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अब्राहम मैस्लो के बारे में। अब्राहम मैस्लो का तो आप सभी लोग भली भांति तरीके से परिचित होंगे, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी को लेकर उसके। तो इन्होंने आत्म जो है पिरामिड दिया था एक, और इस पिरामिड के माध्यम से समझाया था। ठीक है, इन्होंने ये बताने की कोशिश किया था कि आवश्यकताओं का जो पदानुक्रम होता है वो पिरामिड के माध्यम से, क्योंकि मनोवैज्ञानिक के या मनोविज्ञान के आधार पर अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य का एक सिद्धांत जो जन्मजात मानवीय ज़रूरतों को प्राथमिकता में पूरा करने पर आधारित था, जो आत्म साक्षात्कार में परिगणित था। तो कहने का भाव मेरा यहाँ पर ये है कि इन्होंने कहा कि शारीरिक आवश्यकताएं आती हैं पहले, ज़रूरतें, फिर सुरक्षा की आवश्यकताएं आती हैं, फिर उसके बाद अपनत्व और स्नेह या प्यार की आती है, फिर उसके बाद सम्मान की आवश्यकताएं आती हैं, और लास्ट में जो आता है वो आत्म सात्विकरण आता है। नीचे से अगर हम 3 को उठाते हैं तो इसको हम कहते हैं निम्न स्तर, और ऊपर के जो 2 होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं उच्च स्तर। ये बात तो आप लोगों को मालूम ही होगा,
इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना? हाँ सर। चलो बढ़िया है, थोड़ा सा बोला करो, बोलते नहीं हो आप लोग। बात करेंगे, एक विद्वान और है हमारे सामने, हेनरी फ्योल। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हेनरी फ्योल से एक आधे प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन जब भी पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट ही सवाल लेकर आता है। तो मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की बात करता है, सन 1916 में बात करता है ये। हेनरी फ्योल कहता है कि क्लासिक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और जब क्लासिकल जनरल की बात करता है हेनरी फ्योल, तो वो समय वर्ष उसका आता है 1987। 1987। और हेनरी फ्योल ने एक बात कही थी कि विशिष्टीकरण और प्रमापीकरण से अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक उपक्रम या संस्था में कार्य का जो निष्पादन होता है, वहीं श्रम विभाजन का सिद्धांत आधारित होता है। हालांकि श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है वो दुर्खिम के द्वारा दिया गया है। जानते हो कि नहीं जानते हो सभी लोग? हाँ जी सर। हाँ, तो बेसिकली इन्होंने कहा किस तरीके से, इन्होंने कहा कि किसी विशिष्टीकरण या प्रमापीकरण से अधिकतम लाभ होने की बात करेगा तो संस्थान में कार्य करने की जो क्रिया बनेगी उसके निष्पादन के लिए तब श्रम विभाजन का सिद्धांत लागू होगा। तो उत्पादन के मानवीय और भौतिक संसाधन की जो कार्य कुशलता में वृद्धि की जा सकती है, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादक प्राप्त किया जा सकता है, तो वहाँ पर मैनेजमेंट का सिद्धांत आता है। तो अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा कि बताइए प्रबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो किसका नाम बताओगे? हेनरी फ्योल। हाँ, हेनरी फ्योल का नाम बताओगे। यदि आप इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, या आपसे पूछेगा जनरल जो है जनरल मैनेजमेंट के बारे में, क्लासिकल मैनेजमेंट के बारे में, तब भी आप नाम लगाएंगे हेनरी फ्योल का ही नाम लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल था ये आप सब के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट थ्योरी के नाम से ये जाना जाता है, इस बात को आप सभी लोग समझे रहिएगा अच्छे से। बात करते हैं फ्रेडरिक हसबर्ग। जब भी कभी नाम लेकर आता है ये, तो ये केवल सुमलित करने में आता है, आपने देखा भी होगा, है ना, फ्रेडरिक हसबर्ग का। तो है, आप लोगों ने पता होगा टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी जो है आप लोगों ने लगाया भी होगा वहाँ पे। दोहरे कारक का सिद्धांत किसने दिया है? हसबर्ग। हाँ, हसबर्ग ने दिया है। 1964 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे 1964 की प्रक्रिया में हेनरी जो है फ्रेडरिक हसबर्ग का नाम देखने को मिलेगा। फ्रेडरिक हसबर्ग का नाम देखने को मिलेगा। काम करने की प्रेरणा भी मिलता है 1959 में, फ्रेडरिक हसबर्ग का ही नाम मिलता है। 19 ज्वाइन का मैसेज आ रहा है। ओके, 1959 में आप नोट करो, 1959। ठीक है, मैंने ज्वाइन कर लिया है। काम करने की प्रेरणा को बताया था ये, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, है ना भाई। चलो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल लेंगे। तो इतने सारे मैंने फैक्ट बताए हैं, फैक्ट को ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। एक मिनट, थोड़ा सा म्यूट कर लेते हैं, अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, रुक जाइए। हाँ, खान सर एक मिनट वेट करिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड आवाज़ जा रही है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का टाइम ले रहा हूँ बस, ताकि आप लोगों को सुनाई दे अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ गए हम लोग, 22 पर आ गए सवाल पर। तो देखिए यहाँ पे एक सूची 1 बनाया गया है, दूसरी तरफ सूची 2 बनाई गई है। आपको इसको करना है सम्मिलित। ठीक है, ये बेसिकली बताया जा रहा है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा
समांतर माध्य जिसको आप मीन कहते हैं या इसी को औसत माध्य भी बोलते हैं। फिर मीडियन भी आपने नाम सुना होगा, माध्यिका बोलते हैं, तो इसको आप लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। समांतर माध्य या मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से कुछ इस टाइप के सवाल दिए गए हैं कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें निकारणीय प्रकल्पना के बारे में, तो यहाँ हाँ, यहाँ अगर हम बात करेंगे तो H0 हाइपोथेसिस जो है, H0 से जिसे आप लोग बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, है ना। अगर हम बात करते हैं अनुसंधान प्रकल्पना के बारे में, जिसको रिसर्च प्रकल्पना की बात करते हैं, तो ये H1 आपको बताता है। काई स्क्वायर की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये काई स्क्वायर एस, हाँ एस और यस स्क्वायर से बताता है। और मानक विचलन की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डिवीज़न का जो साइन होता है वो इस तरीके का होता है। तो यहाँ पर आप ज़रा एक बार ऑप्शन मुझे बताइए कि कौन सा करेक्ट जाएगा। सेकंड, ओके, सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर 173 या 73 कह लीजिए, या आप कह लीजिए 23। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रा देखिए आप सभी लोग, प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा भी जा सकता है ना, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, अब इसके संबंध में एक बार प्रश्न पूछा गया था 2011 में, चेंजेस हुआ था। क्या नाम था उसमें? केवल आजीविका नाम था। आप लोगों ने ऑप्शन में भी लगाया था, है ना। हाँ, याद रखिएगा सभी लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। चलो बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। तो ज़रा देखिए, बताइए क्या यह योजना जो है ग्रामीण, यहाँ पे प्रश्न जो पूछा जा रहा है 23 का, क्या यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लागू किया है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। उसके संबंध में, क्या इसे 2011 से शुरू किया गया है? बताइएगा, हाँ या ना में बताइएगा। यहाँ पे देखिए, एक मिनट। और यह ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन बच्चों को स्वयं सहायता समूह में संगठित करता है क्या? ये क्यों भाई, क्यों नहीं शामिल करता? इसमें थोड़ी स्वयं सहायता समूह आएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से क्या रूरल एरिया में काम नहीं किया जाता है? पर ये आजीविका मिशन है ना। तो आजीविका मिशन का क्या मतलब है? किस मिशन में नहीं? मिशन है ना, ये तो गवर्नमेंट आजीविका के लिए होता है, मतलब तो अलग होता है। क्या चीज़ भी? आप स्वयं सहायता समूह, अच्छा, अपना यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो सभी लोग। ठीक है, एक बात आप सभी लोग समझ लीजिएगा अच्छे से। जो ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका जो मिशन है, लॉन्च तो 2011 में किया गया था और ये मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। और ये बात याद रखें, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किया था और ये ग्रामीण क्षेत्र में किया था। तो ग्रामीण क्षेत्र में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से संगठन, जो निर्धन व्यक्ति होंगे उन व्यक्तियों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो है उनके प्लानिंग, या हम ये कहें कि वित्तीय योजना और उनकी बेहतर और सरल तरीके से जो संसाधन है, ठीक है, उसको प्रोवाइड कराने की बात करता है। तो मैं आप सबसे कहूँगा और इसे नोट भी कर लीजिएगा, ये थर्ड पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये आएगा, ये इसके अंतर्गत आएगा, याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ये क्रिया संचालित होती है। इसका उद्देश्य क्या है? अगर आप उद्देश्य को ध्यान से सुनेंगे तो गरीब परिवार को देश की मुख्य धारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए से उनकी गरीबी दूर करना। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, जिस जून 2011 में सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात की गई थी, और ऐसी बात होती है। आजीविका बेसिकली, आजीविका ने स्वयं सहायता समूह और संघीय संस्थानों के माध्यम से देश के 600 जिला और 6000 प्रखंड और 2.5 लाख ग्रामीण पंचायत और 6 लाख गांव, 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवार बीपीएल के दायरे में लाने का और 8 से 10 साल की अवधि में आजीविका के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में सहयोग का संकल्प लिया था। इसलिए आपका ये थर्ड पॉइंट करेक्ट होगा।
समझ में आया बात कि ऊपर से सब चला गया? नहीं चला। हाँ, ये याद रखिएगा। और यह स्वरोजगार एवं निर्धन व्यक्तियों के लिए बेहतर आजीविका के विकल्प का निर्माण भी करता है, ये भी आपका सही रहेगा। और ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सभी जब ऑल है तो ऑप्शन नंबर आप डी को यहाँ पे चुनाव करें। ठीक है, ए बी सी डी का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए अगला सवाल आप सबके लिए, और अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, आप लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, है ना। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? यूएनडीपी 1990। प्रथम मानव विकास की बात कर रहा हूँ। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई है? यूएनडीपी के द्वारा 1990 में। यूएनडीपी के माध्यम से 1990 की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट जो था वो लोगों के शैक्षिक स्तर पर और उनकी स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों की कंपेयर किया गया था। आप जानते हैं जो पहला एचडीआर है वो 1990 में पाकिस्तानी एक विद्वान रहे हैं जिनका नाम था महबूब उल हक, और एक भारतीय नोबल पुरस्कार के विजेता थे, उनका नाम क्या था? अमर से वेरी गुड, क्या बात है भाई। हाँ, और इन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और यह आपको बता दूं, जब कंपेयर किया गया तो वो स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्याशा की बात करा। स्वास्थ्य का मतलब क्या बताया? जीवन प्रत्याशा बताया। इसका मतलब था कि यह दर्शाता था कि एक व्यक्ति को कितने साल जीवित रहना है। यह एक समूह के सदस्यों का औसत आयु का अनुमान लगाने की बात करता था। वहीं अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट था आपका शिक्षा। शिक्षा अर्थात सकल नामांकन अनुपात बताया था। मतलब यह 3 स्तर के लिए इस अनुपात का अर्थ था प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय से परे उच्च शिक्षा के लिए नामांकन का अनुपात बताया गया। इसमें तीसरा बताया गया था राष्ट्रीय आय। और आप लोग जानते हैं कि किसी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को मूल्यांकन किया जाता है, और राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी किसी भी अर्थव्यवस्था या देश का विकास उतना ही बेहतर होगा। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से यह पता लगाया गया था कि किसी देश का विकास कितनी तेजी से बढ़ रहा है कि नहीं। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो यूएनडीपी जिसको बोलते हो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट जो है क्या किया गया था? प्रकाशित की गई थी। हाँ, है ना। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा। क्लियर है? हाँ, चलो बात करते हैं द्वितीय। बताइए इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। जो द्वितीय मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट है वो कब प्रकाशित हुई थी? 2000। और कोई बच्चा बताना चाहेगा मुझे? सर 2000 और 2001 के बीच में था। 2000-2001 के बीच में। ओके, देखिए मानव विकास जो रिपोर्ट है, मानव विकास की जो रिपोर्ट है ये बेसिकली आप लोगों से अगर एग्ज़ाम में प्रश्न बना के अगर पूछता है, हालांकि पहली ही पूछा जाएगा, वहाँ पे दूसरा आप लोगों के देखने को नहीं मिलता है एग्ज़ाम में पेपर में हमारे, लेकिन यदि आप लोगों से पूछ लेता है तो आप लोग यहाँ पे जवाब लगाएंगे सन 1995 का, सन 1995 का, ठीक है, 1995 का। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो 5 मानव विकास की रिपोर्ट बताई गई थी, जहाँ पे 5 समग्र सूचकांक थे, एचडीआर ने जो जारी किया था वो उसी के आधार पे सन 1995 में किया था। तो याद रखिएगा, एक था मानव विकास सूची, यूएनडीपी ने सालाना 5 समग्र सूचकांकों के साथ एचडीआर जारी किया था। एक था मानव विकास सूची, दूसरा था असामान्यता समायोजित मानव विकास सूचकांक, तीसरा था लिंग विकास सूचकांक,
चौथा था, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, लिंग असमानता सूचकांक, और पांचवा था आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक। हो गया क्लियर? फिर दूसरा एक बार बता दीजिए। दूसरा असामान्यता समायोजित मानव विकास सूचकांक। मानव की उन्नति करना है, दुनिया भर के लोगों के अवसर देने हैं, विकल्प देना है, स्वतंत्रता का विस्तार करना है, व्यवहारिक नीति परिवर्तन की वकालत करनी है, और मानव विकास में बाधक जो नीति जो दृष्टिकोण है उसको चुनौती के परिप्रेक्ष्य में हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करके उसकी समस्या का समाधान करना है। ये सारी बातें जो है आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ तक कि यूपीएससी में प्रश्न ये पूछे गए प्रश्न हैं, यूपीएससी में ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं। स्पष्ट हो रहा है सबको? चलो बहुत बढ़िया है, और होना भी चाहिए आप सबको, है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल लेंगे। प्रश्न हमारे सामने नेक्स्ट है, और ये भी आप ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर बताइए कोई इसमें से 75 25 कह ले। ओके, प्रश्न केवल आप जब भी प्रश्न एग्ज़ाम में करें, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ केवल प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों को जो है जवाब देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 25 नंबर का है। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय, अब फैक्ट से प्रश्न है ये, मंत्रालय सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य मंत्रालय। अरे मुझे सवाल तो पढ़ लेने दो। सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए मद्य सेवन तथा मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना के लिए सहायता करता है या सहायता प्रदान करता है। प्रश्न बहुत बढ़िया है, हाँ बहुत बढ़िया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, बहुत बढ़िया जवाब आया है आप सभी लोगों का, और यही आपका करेक्ट माना जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ही। आपने इसके बारे में तो खूब भली भांति तरीके से जानते होंगे। वर्ष 1985 में पूर्ववर्ती कल्याण मंत्रालय को महिला एवं बाल विकास विभाग तथा कल्याण विभाग में विभक्त किया गया था, और इसी के साथ तत्कालीन में कल्याण मंत्रालय बनाने के लिए अनुसूचित जाति विकास और जनजाति विकास और पिछड़ा वर्ग कल्याण इत्यादि चीज़ों के बारे में जिक्र किया है। तो कल्याण मंत्रालय बनाया गया था। इसके बाद सन 1998 में मंत्रालय का नाम बदल दिया गया और उसका नाम कर दिया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। कब नाम चेंज हुआ इसका? 1998 में। पहले कल्याण मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग, है ना, पता चले कि कहीं भूल गए आप लोग। तो 25 सितंबर 1985 को जो है बेसिकली अनुसूचित जाति, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, सामाजिक और शैक्षणिक और पिछड़े वर्ग, निःशक्त और समाज रक्षा, जहाँ पे समाज रक्षा का परिप्रेक्ष्य मतलब बाल अपराध और नशेड़ी, असहाय, वृद्ध, है ना, इनकी बात मैं कर रहा था। उनके संबंध में कल्याण के कार्यों के लिए ये काम करता था। याद रखिएगा, बढ़िया सवाल था ये आप सबके लिए, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट रहेगा। आपने नाम सुना होगा सामाजिक न्याय, केवल अगर मैं सेपरेट बात करता हूँ जी। सर आपने 25 सितंबर 1985 बोला था, इसमें ये बना था मंत्रालय? हाँ, कल्याण मंत्रालय आया। क्लियर हुआ मैम? जी सर। हाँ बोल दिया करो। आगे अगर हम बात करें तो केवल सामाजिक न्याय की बात अगर हम करेंगे तो ये बेसिकली एक शक्तिशाली विचार है। सामाजिक न्याय बेसिकली शब्द, और इस शब्द का उपयोग करने वाला पहला लेखक कौन है, कौन दार्शनिक है? क्या क्या? सामाजिक न्याय में जॉन रोल्स का नाम आता है ना सर? अरे मतलब नाम अगर आपने कहीं देख लिया जॉन रोल्स का, वही नाम होगा। इसका सबसे पहले दार्शनिक के रूप में एंटोनियो रोसमिनी का नाम आता है। अच्छा, ग्रामर, हाँ सर। ग्रास जो है यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, सन 1848 की बात मैं कर रहा हूँ, सन 1848 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये नाम है रोसमिनी, एंटोनियो ग्रासमी नहीं, एंटोनियो रोसमिनी नाम है इसका, ठीक है।
ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। सन 1848 का ये जिक्र करता है, ठीक है। इसी के तहत जो है नैतिक दर्शन पर कार्य किया था इसने, ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा सवाल था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर आप बताइए मुझे। 26। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ग्राम सभा के बारे में आप बताएं मुझे। ग्राम सभा कह सकते हो ग्राम पंचायत, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। भारत के पंचायती राज प्रणाली में गांव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है, ये बात आप लोगों को भली भांति से मालूम है, जो भारत के स्थानीय स्वशासन का एक प्रमुख अवयव है। और सरपंच हो गया, ग्राम सभा हो गया, इसका चुनाव जो है चुनाव बेसिकली होता है, चुना हुआ होता है ये, और ये सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। तो प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक जीवन में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान है। आप लोग अच्छे तरीके से मालूम होगा, जो लोग यूपी से और बिहार से बिलोंग करते होंगे, काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है वहाँ का चुनाव वगैरह, है ना। तो अगर हम आपसे बात करें यहाँ पर, जब ग्राम सभा वगैरह के बारे में एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप इस तरीके का जवाब दीजिएगा। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर आप लोग बताइए इस सवाल का जवाब क्या सही होगा। पहला ऑप्शन सही है सर। पहला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है बच्चों का सही, कि यह ग्राम स्तर पर पंचायत को मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों का एक निकाय माना गया है। चलो अच्छा ठीक है, पहला देख लेते हैं, दूसरा भी पढ़ लेते हैं। यह एक निकाय है जिसमें ग्राम पंचायत के सभी व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। भाई ऐसे तो नहीं हो सकता काम। यह एक निकाय है जिसमें, निकाय तो बात सही चल रही है दोनों में, लेकिन आगे का स्टेटमेंट जरूर ध्यान दीजिएगा, जिसमें गांव के सभी व्यक्ति इसके सदस्य बन सकते हैं। देखिए यहाँ ग्राम पंचायत के सभी सदस्य बन रहे थे, यहाँ पे गांव के बन रहे, बात एक ही चल रही, कोई अंतर नहीं चल रहा है, बशर्ते केवल शब्दों का हेर फेर चल रहा है दूसरे तीसरे में। चौथी की बात करते हैं, यह प्रखंड की मतदाता सूची में पंजीकरण व्यक्तियों का एक निकाय माना जाता है। तो प्रखंड मतलब वही समग्रता की बात हो गई, सभी की बात हो गई, टोटली मिला जुला के अगर मैं बात करूँ सिमिलर ही बात ही चल रही थी यहाँ पर, है ना। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर कि ग्राम सभा का गठन कौन करता है। तो सरपंच का अनुमोदन मिलने के बाद पंचायत सचिव को ग्राम सभा का गठन करना चाहिए, और यह ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है कि नहीं। यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कुछ अनुच्छेद। 243। हाँ, जैसे अभी आपने 243 का नाम लिया है, ठीक है, कि भाई ये अनुच्छेद आता है, बिल्कुल करेक्ट जवाब बताया है आपने, ठीक है, जिसमें ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के बारे में थोड़ी सी उसकी परिभाषा वगैरह के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। 16 के बाद से। ठीक है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो भारत में पंचायती राज के संबंध में अगर पूछता है तो राजस्थान में आप लोगों को मालूम भी होगा 2000 में सबसे पहले वहाँ पर प्रक्रिया चलाई गई थी, है कि नहीं। तो परिभाषा 243 में बताया गया है, ग्राम सभा के बारे में जिक्र किया गया परिभाषा के रूप में एक, तो वो 243 का ए में वो ग्राम पंचायत है सर, ठीक है। ग्राम सभा ए में है। हाँ, ग्राम सभा ए में है। और पंचायत, देखिए यहाँ पर अभी मैं बताता हूँ 40 के बारे में, थोड़ा सा आप कुछ सुन लीजिए, थोड़ा सा 40 के बारे में भी आप लोगों से बताऊँगा। और उसके बाद पंचायतों का संविधान की बात करता है, ठीक है, पंचायतों की संविधान की बात करता है, तो 43 का बी हो जाता है। और अगर हम बात करें 243 सी के बारे में, तो पंचायतों का गठन हो जाता है। 243 का डी की बात करें तो सीटों का आरक्षण हो जाएगा। 243 ई की बात अगर हम करेंगे तो पंचायतों का कार्यकाल हो जाएगा। और 243 अगर हम एफ़ की बात करेंगे तो सदस्य जो सदस्य होते हैं उसकी अयोग्यता हो जाएगी। और 243 के बाद हम जी की बात करते हैं तो पंचायत की शक्ति, अथॉरिटी और उसके उत्तरदायित्व हो जाएगा। 243 एच की बात करेंगे तो पंचायतों का जो होता है वो करारोपण की एक शक्ति होती है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। 243 की अगर आई की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा फाइनेंस से संबंधित होगा, वित्तीय स्थितियों की समीक्षा करने की बात करता है। और फिर वित्त आयोग की गठन की बात करता है 243 का आई। और 243 अगर हम बात करेंगे जे के बारे में तो ये पंचायतों का लेखा का अंकेक्षण करता है। अंकेक्षण बेसिकली मूल्यांकन की प्रक्रिया मानी जाती है। 243 अगर हम के की बात करेंगे तो पंचायतों का चुनाव होता है। और 243 एल की बात करेंगे तो संघीय क्षेत्रों पर लागू होता है।
और 243 एल के बाद एम आता है। मामलों में जो भी कतिपय मामले होते हैं उनमें इस भाग को लागू नहीं होगा। जो चीज़ें नहीं एक्सेप्ट होती है वो बेसिकली 243 के एम में रखा गया। और 243 का अगर हम एन की बात करेंगे तो पहले से विद्यमान जो कानून है पंचायतों को जारी करेगा, 243 का एन। और 243 का अगर हम ओ की बात करेंगे तो चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोकने की बात करता है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल था। यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जो भाग 9 है उसमें पंचायत की बात की गई है, और 9 का अगर ए की बात करते हैं तो वो बेसिकली नगर पालिका की बात करती है, और 9 खा की बात करते हैं या बी की तो सहकारी की बात करता है। यह बात भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, याद रहेगा। एक बार स्पष्ट करो आप सभी लोग। जी, याद भी रखना ज़रूरी है आप सबके लिए, है कि नहीं, है ना। एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, है ना। अब आप बताइए ज़रा, अनुच्छेद 40 क्या बोलता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायत का संगठन बोलता है। क्या बोलता है? संगठन। बस ये बात आप लोगों को तो ध्यान रखना ही होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आप लोगों को 2022 में 1 तारीख को यह आर्टिकल पढ़ के जाइएगा। 29, 30, 32, 36 छोड़ दीजिए, परिभाषा बताया गया है, बट अगर याद है तो बहुत बढ़िया है। 40, 48, 48 का 49 और 50, 51 और 52, 51 का भी पढ़ लीजिएगा। 51 का है ना, मूल कर्तव्य है, ठीक है। 52 और 53, 54, 55, बस इतना पढ़ के जाइएगा, ज़रूर मिलेगा देखने को, ठीक है। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन, है ना, ठीक है। चल आगे आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 77 के बारे में। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए एक बार, कौन सा है। 77 का मतलब कितना बन जाएगा? 27, 27, ओके। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भाई साहब गलत बताना है, मतलब गलत दे रखा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की उत्पत्ति मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम से हुई है। ये तो बात सही लग रही है भाई। कोई बच्चा ज्वाइन हो रहा है क्या भाई? ग्रुप में मैसेज आया आई थी। अच्छा, पहले का, चलो कोई बात नहीं। स्नेहा आ गई है भाई, हेम पुष्पा आ गई हो, पूजा, चलो बोलते भी तो नहीं जल्दी हो आप लोग। सुनते हो कि नहीं सुनते हो? मुझे तो यही डर लगता है कि आप लोग सिर्फ नाम करते हो, ज्वाइन कर लेते हैं बस दिखावे के लिए। अच्छा जी, पहले ये बताओ कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसकी उत्पत्ति मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम से हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है, बिल्कुल करेक्ट जवाब यहाँ पे हो जाएगा, है ना। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, है ना। तो ये उत्पत्ति आयोग से हुई है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ये आपका सन 1993 में, आप जानते हैं मानव अधिकार का मतलब होता है कि संविधान के अंतर्गत गारंटीड या अंतर्राष्ट्रीय जो संविधान है उनमें सम्मिलित किया गया है, और भारत के न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय जीवन स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित जो है अधिकारों के बारे में जिक्र किया गया, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। प्रश्न पूछा है गलत, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की उत्पत्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से हुई है, ये तो गलत जा रहा है, ये उल्टा लिख दिया उसी का, तो ये गलत कहोगे, हाँ या ना में बताइएगा जवाब। ये उल्टा बोल दिया। कोई चीज़ होती है तो अधिनियम से आयोग होता है, ना कि आयोग से अधिनियम होता है कि नहीं? करेक्ट जवाब है ना। हाँ भाई, नेहा अपने बच्चों को बोलना हमारी तरफ से हैप्पी डॉटर्स डे, है ना। आज डॉटर्स डे है, सभी बच्चों भाई जिनके घर में बच्चे हैं वो, हाँ थैंक यू, मैं भी कह दूंगा, और मेरे तरफ से जितने भी घर में बच्चे हैं भाई, ठीक है, एडवांस में बोल दिया है, बच्चों को बोल देना आप लोग को।
आगे हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड की। थर्ड पॉइंट पर कह रहा है कि एनएचआरसी का जो अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायालय। ये 110% सही है भाई। हाँ ये प्रश्न हमें गलत के चुनाव करना था, ये 100% सही है। एनएचआरसी का जो अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायालय। देखो, एक उच्च न्यायालय होता है, एक उच्चतम न्यायालय होता है। कितने लोग बताएंगे इसका अंतर? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो अंतर है वही अंतर है। हाँ सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अंतर। सुप्रीम न्यायालय हाई कोर्ट मतलब हर स्टेट में होता है। अरे वाह, हाँ ये सही जवाब था। वो अलग अलग होता है। देखो, उच्चतम न्यायालय, सही बात बता रहे हो, उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही वो जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको रिट बोलते हो, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकारपेक्षा से संबंधित रिट जारी कर सकता है। जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य विषयों के संदर्भ में भी रिट जारी कर सकता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जवाब आप लोगों का आए थे। और उच्चतम न्यायालय की रिट जो है, रिट आधिकारिकता का प्रभाव संपूर्ण भारत में है, जबकि उच्च न्यायालय की रिट की जो अधिकारिता विस्तार है वो राज्य की सीमा तक ही है। हाँ, राज्य की सीमा तक ही है। बहुत बढ़िया। और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल किए गए रिट की सुनवाई में इनकार नहीं कर सकता, जबकि अनुच्छेद 226 की अगर बात करेंगे, 226 की बात करेंगे, तो वो हाई कोर्ट की बात करता है, उच्च न्यायालय की बात करता है। और उच्च न्यायालय द्वारा रिट सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाना एक संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। बस याद रखिएगा, यहाँ पे केवल अगर बात करेंगे तो एक तो बी सही गया है, एक डी सही गया है। तो जरा ऑप्शन बताइए किस ऑप्शन में बी और डी लिखा हुआ है? सर एक सही है ना, बी तो गलत है। अरे क्या कह रहा हूँ, सी कैसे गलत हो सकता है भाई? गलत ढूंढना है तो ए और सी सही है। तो मैं उसी पे तो मैं वही तो बात कह रहा हूँ कि जो आपका सही नहीं है, हालांकि मैंने ये कहा है सत्य, तो सत्य का मतलब ये है कि ये ऑप्शन सत्य है, यह ऑप्शन सत्य है। इसका मतलब ये पॉइंट सत्य नहीं है। प्रश्न पूछा है कौन सा नहीं, तो इसमें बी भाई एक तो गलत है, बी वाला ऑप्शन गलत। चलो लिख देता हूँ। तो इतने महान भाव आप लोग हो ना, शाबाश, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो। फिर तो ये गलत कर दिया मैंने। लो, ये तो भाई सही है आपकी कि उच्चतम न्यायालय का होता है, ये तो सही है, ये भी सही है क्योंकि प्रश्न नहीं है। ऑप्शन तो बताओ कौन सा सही है? थर्ड वाला। देख लो, क्या बताएं। चलो कोई बात नहीं है, पढ़ो, पास हो जाओ, क्रैक करो इस बार एग्जाम को, बस आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से क्या समाज कार्य की आचार्य नीति संहिता के बारे में सही नहीं? देखिए कितना नहीं नहीं आ रहा है भाई। प्रश्न को देखिए, प्रश्न आपके सामने कि समाज कार्य की आचार्य नीति संहिता के बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 यानी 28 बता रहा है, क्या सामाजिक कार्य प्रवृत्ति के प्रति नैतिक उत्तरदायी होना चाहिए, यस या नो? सही है, वेरी गुड। दूसरा देख लेते फिर, सामाजिक कार्यकर्ता का स्वयं के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व। क्या समाज कार्य की आचार्य संहिता के बारे में बात सही है भाई? मैं कह रहा हूँ समाज कार्य की आचार्य नीति संहिता जो होती है वो सामाजिक कार्यकर्ता का स्वयं के प्रति नैतिक उत्तरदायी की बात करता है। ये तो सही है, ये भी सही है। ये आप अपने बारे में गलत विचार करें तो भाई फिर वहाँ पे प्रश्न आप गलत कर रहे हैं। वैसे ये सही है, पर हम सोशल की आचार संहिता की बात करेंगे तो आप और ऑप्शन देखेंगे। और ऑप्शन देखते हैं। समाज के संदर्भ में नैतिक उत्तरदायित्व, क्या आचार संहिता के बारे में ये सही नहीं है? हाँ सर सही है। सही है। अब आप यहाँ पर देखिए 4, सामाजिक पहचान के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व। ये गलत लगा। हाँ। की जो आइडेंटिटी होगी उसके प्रति उसका नहीं होगा, वो अपना पहचान थोड़ी खराब करेगा। सामाजिक पहचान की बात कर रहा है ना वो।
देखो यहाँ पे सोशल आइडेंटिफाई एक उसी के प्रति अपनी मोरलिटी का उत्तरदायित्व बता रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई, तो आचार संहिता आप लोग सही से पढ़े नहीं हो, यानी पहली बात तो ये आचार संहिता एक व्यावसायिक संगठन के द्वारा बनाया जाता है, ये बात तो मालूम होना चाहिए आप सबको भाई। आचार संहिता पहली बात है ये। और आचार्य संहिता जब व्यावसायिक संगठनों द्वारा जब तैयार की गई थी सन 19वीं शताब्दी में यूएस में समाजकारी के महत्व को बताते हुए वहाँ पर चर्चा किया गया था कि नगर क्षेत्र में अधिक समस्या पाई जाती है, भाई गरीबी हो, दुर्व्यवहार हुआ, आंशिक रूप से अगर हम बात करें जो आपराधिक घटनाएं हैं उन सबको रखा गया। इसमें कहा गया आचार संहिता में कि आदर का महत्व स्थापित करना है, व्यक्तिगत योग्यता की बात करनी है, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की बात करनी है। फिर अमेरिका में 1947 में एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क के माध्यम से जो है सम्मेलन हुआ, वहाँ पर भी नैतिक आचार संहिता को अपनाया गया था। वहाँ पर नैतिक आचार संहिता को सन 1947 में अपनाया गया था। सन 1999 में संशोधित किया गया था लॉरेंस कोहलबर्ग का, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आया। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो आचार संहिता का स्टेटमेंट है यहाँ पर, वो मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बात को मानो, और ये आप बाध्य भी नहीं हो जब काम करने जाओगे कि भाई यही चीज़ें मानोगे। तो सामाजिक पहचान के प्रति आप नैतिक उत्तरदायित्व तो हैं, तो ये समाज आचार संहिता के अंतर्गत नहीं आता है। ये एक फैक्ट बता रहा है कि आपको नैतिक उत्तरदायित्व मानना पड़ेगा सामाजिक पहचान के प्रति, आपके ये उत्तरदायित्व। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, अगर ऐसा हो जाए ना फिर रामराज्य भी नहीं, ऐसे में तो रामराज्य में भी नहीं था ऐसा सिस्टम, है ना। फिर तो क्या मैं इसका क्या एग्जाम्पल दे सकता हूँ, परंतु यहाँ पे नैतिक उत्तरदायित्व के प्रति, सामाजिक पहचान के प्रति जो बात कर रहा है, तो ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं आएगा ना। सामाजिक पहचान के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व ये हमारे बस में ही नहीं है सर। जब आपके बस में नहीं है, व्यवसाय सामाजिक उत्तरदायित्व में नैतिकता की बात हो रही है, जब आपके पक्ष में नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या जवाब उचित समझेंगे, यस या नो? गलत ही होगा, गलत हो जाएगा ना। गलत है, बिल्कुल गलत है। सर मैं तो ये सोच रही थी सर कि सोशल वर्कर की, जैसे हम एक सोशल वर्कर के रूप में पहचाने जाते हैं, तो उस पहचान के प्रति हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है कि उसकी गरिमा बना रहे। मैं समझना वो सही है। अगर यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता का तो सही है, क्योंकि हम अपने लेवल पे तो सोच सकते हैं, बट ये समाज की बात कर रहा है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, समाज तो अलग चीज हो जाएगी। ठीक है फिर सर ये गलत है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया जवाब अगर आप बता रहे हैं, सामाजिक पहचान एक सोशल आइडेंटिटी की बात कर रहा है जिसके प्रति नैतिक उत्तरदायित्व की बात, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे 4th सही हो जाएगा, 48 का। 49 बताइए। 49 कौन नागर समाज या नागरिक समाज कार्य के मुख्य प्रवर्तक के में से एक है? देखो यहाँ आप लोग एक बार इंग्लिश भी देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको पता चले, है ना। सिविक सोशल वर्क, हाँ सर ये मैंने चैप्टर कल ही पढ़ा, सर इसमें तो एक भी नाम नहीं है। अभी आपने कल पढ़ा और एक भी नाम नहीं है इसका, क्या इसमें से एक भी नाम नहीं आया सर। ओह, ये तो भाई गलत हो गया है। फ्रेड पावेल, तो एक पावेल बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल फ्रेड पावेल। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो फ्रेड पावेल के नाम आता है, वो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो वो नागर समाज कार्य के अंतर्गत आता है, सिविक सोशल वर्क के अंतर्गत आता है, द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल वर्क, ठीक है। फ्रेड डब्ल्यू पावेल का नाम आता है यहाँ पर, ठीक है। इसके द्वारा जो है ये चीज़ें दी गई हैं इनके द्वारा, ठीक है। और ये कौन से क्षेत्र में आता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय? तृतीय, वेरी गुड। पब्लिश डेट इसकी हुई थी 25 मई 2001, एक बुक के रूप में आई थी 25 मई 2001 द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल वर्क इसके रूप में आई। इसी किताब के अंतर्गत इस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा?
38, ओके। अनुच्छेद 39, राष्ट्र द्वारा अनुसरणीय कुछ तत्व। अनुच्छेद 41, काम अनु, काम की अनुच्छेद 41, हाँ, काम की न्यायोचित अवस्था। कोण स्पेशल दशामध्ये काम शिक्षा लोक आहेत सर. यहाँ पे इन्होंने जिस तरीके से बताया काम पाना और शिक्षा पाने की बात किया, ये बेटर ऑप्शन था, ये आपका सही माना जाएगा। 41, ठीक है। 42 क्या बताता है आपसे? प्रसूति सहायता सर. बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 42 काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 3 नाम आता है, काम की न्याय संगत, काम की न्याय संगत, दूसरा नाम क्या आता है? मानवोचित, मानवोचित दशा, और तीसरा प्रसूति सहायता। ये 3 नाम आते हैं इसके अंतर्गत। इनमें से कोई अगर आएगा तो वो भी आपका क्या कहलाएगा? 42 ही कहलाएगा। ठीक है, सवाल अच्छा है आपके सामने, बताइए जरा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 द्वारा वर्ष से कम वर्ष की लड़कियां तथा डैश वर्ष से कम वर्ष के लड़कों के विवाह को गैर कानूनी बताया गया। 18 और 21 होगा ना, 2006 का है। 2006 का है ये, और यह अधिनियमित किया था सर्वोच्च न्यायालय ने। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे सामने है? 31, क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ प्रश्न था लड़की से, तो लड़की बनेगी 18 वर्ष, और यहाँ प्रश्न है लड़कों से, तो बनेगा यहाँ पे 21 वर्ष, यही ना? सर अभी पढ़ेंगे ना, कितना हुआ है सर? 21 हो गया है। अब 21 हो गया है। हाँ, वो लागू नहीं हुआ. वो कब हुआ सर? संशोधन 19 में हुआ। लास्ट ईयर 21 में 2021 में, हाँ लास्ट ईयर 21 में 21। अरे वाह, क्या बात है, ट्रिक बना दिया तुमने तो। लागू नहीं है। हाँ, अभी ये लागू भी नहीं है, बात हुई है, एग्ज़ाम में पेपर नहीं आने वाला है आपको। हाँ, ये कहो कि पेपर में आ जाए तो ऐसा कुछ नहीं, पेपर में नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत बात की गई थी, है ना? याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा भाई। चलो, श्यामलता मैडम हो? नहीं, प्रेजेंट हो। बताओ जरा ये सवाल आपके सामने। ISO मानक सामाजिक उत्तरदायित्व पर बल देता है। 9000। क्वेश्चन नंबर 82 हमारे सामने। ये ऑप्शन 9000 है, ये 26,000 है। कितना भाई? 9000 लो वाला तो नहीं लग रहा है, वो तो क्वालिटी को 26,000 है ये। देखो ISO जो होता है ना, ये CSR है भाई। 2000 नहीं है, क्योंकि वो तो क्वालिटी के लिए था। सुन तो लो, आप सही में डिस्कस करने लगते हो, क्लास से पहले किया करो ऐसे डिस्कस। सुनो, सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रबंधन जो प्रणाली है, ये बेसिकली CSR है। ये मानकीकरण के साथ जो है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रावधानों को समायोजित करने का एक प्रयास किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि संस्था के द्वारा जो NGO या फाउंडेशन को लागू करता है, तो वहाँ पे ISO जो है 26,000 का चरित्र स्वैच्छिक पर आधारित है। अब ये आधारित चरित्र स्वैच्छिकता पर आधारित है, लेकिन यह CSR के विभिन्न शीर्षकों के साथ लाना और प्रावधानों द्वारा इसको बनाई गई प्रणाली के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है। और ये प्रश्न शायद रिपीट भी है, आई थिंक, मेरे हिसाब से नहीं रिपीटेड है। अच्छा, रिपीटेड नहीं है। तो ये बेसिकली मूल्यांकन, प्रदर्शन मूल्यांकन आपके व्यवसाय के प्रदर्शन और सामाजिक जिम्मेदारी व्यवहार में इसके विकास को मापता है और बढ़ते प्रदर्शन के बारे में बात करता है ये।
बढ़ते प्रदर्शन के बारे में ये जिक्र करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो 26,000 का है, पहले में प्रमाणन प्रक्रिया आती है, 5 इसके चरण होते हैं। 26,000 के सब ऐसा जो है, अगर हम बात करें मानक सामाजिक उत्तरदायित्व का, तो पहला आता है प्रमाणन प्रक्रिया, दूसरा आता है प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र, तीसरा आता है आपका आता है प्रबंधन प्रणाली के संबंध में ही उसके स्टेटमेंट को बताता है, और चौथा लाभ बताता है, पांचवा कैसे स्थापित होता है। 5 ऐसे इसके चरण के रूप में आता है ये, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल था आपके सामने। ऑप्शन सही जवाब होगा थर्ड यहाँ पे, 26,000। वे मूलभूत अवधारणाएं बताना है जिन पर ILO का मानक कार्य है, और उनमें से कौन सा है बताइए जरा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तीनों है, तीनों सही लग रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन। ओके। यह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है 1919 का। हाँ। ओके, बिल्कुल करेक्ट जवाब। और मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली जो है अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों और श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए नियम बनाए गए थे। जी हाँ। हाँ सर, हाँ सर। और ये जो था, इसका जो कार्य में अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन को स्वीकार किया और कार्यक्रम को आयोजित किया। बेसिकली मजदूरों के मामलों के बारे में सदस्य राज्य के साथ व्यवहार और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक कार्यालयों की कार्यवाही की जिम्मेदारी के साथ ये जांच कमीशन की नियुक्ति कार्य के बारे में भी योजना बनाता है। तो श्रम कोई वस्तु नहीं है, क्या ये बात सही है? जी सर, सही है। ओके, सही होगा सर। पूंजी है, वस्तु नहीं है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये सही है। फिर कहता है कि व्यक्ति अभिव्यक्ति की और संघ बनाने की स्वतंत्रता जो होती है सतत विकास के लिए अनिवार्य है। क्या ये ILO के अंतर्गत कार्य करने की एक बुनियादी अवधारणा है? हाँ जी सर। ठीक है। तीसरा, गरीब चाहे कहीं भी हो, वह सभी जगह ही संपन्नता के लिए खतरा पैदा करती है। ये भी सही है। हाँ सही, सही है। चौथा। बिल्कुल, ये सभी सही जवाब है। A सही है, B सही है, C सही है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा सही गया। फोर्थ ऑप्शन। मैंने एक शब्द बताया था, पास। भारत के संविधान के प्रावधान निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ा गया है? ABC। क्वेश्चन बता दीजिए एक बार, कौन से नंबर का क्वेश्चन आप देख कर रहे हैं? 84। 34 हो जाएगा। हाँ 34 है ऐसे। थर्ड आएगा सर। थर्ड ऑप्शन सर। थर्ड ऑप्शन, ओके। तो आप अगर हम बात करें तो एक समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, एक अखंडता है। तो आपका सही जवाब यहाँ पर ABC हो जाएगा करेक्ट, और आपका दिया गया थर्ड में। इसके बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं ना? नहीं। चलो बढ़िया था। ये प्रश्न अभी लास्ट में आया था, तीसरी बार ये सोशल वर्क में तीसरी बार रिपीट हो रहा है। आप लोग काफ़ी दिन से क्वेश्चन कर रहे हैं, देखा भी होगा। हाँ, क्या बात है भाई, क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को ना? जिसको अगर कोई डाउट वगैरह हो रहा है भाई पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है ना, है कि नहीं? पूछना आपका अधिकार है। ये देखिए भाई, RCI के बारे में कितने लोग जानते हो? RCI, हाँ, भारतीय पुनर्वास परिषद, और आप भलीभांति तरीके से रिहेबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया नाम से परिचित हैं। और मैं आपको बता दूं, ये RCI है, ये जो डिसेबल के क्षेत्रों में जिन लोगों ने स्टडी करते हैं, चाहे जो 21 टाइप की डिसेबिलिटी, आज हालांकि कुछ ऐसे कोर्सेस करवाती है, DSC-MR हो गया, DSC-HI हो गया, DSC-VI हो गया, है ना, ऑटिज़म हो गया, ये सारे कोर्स होते हैं 2 साल का। एक होता है 1 साल का भी कोर्स होता है। उन सब के लिए बेसिकली
ये रजिस्टर्ड कराता है और वहाँ पे CRR नंबर मिलता है उसको, और ये CRE एक प्रोग्राम होता है, उसको अटेंड करना पड़ता है। तो ये RCI सब करवाती है। तो RCI की स्थापना तो याद रखिएगा कि ये 1986 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित की गई थी। RCI जो थी 1992 को संसद द्वारा अधिनियमित हुई और 22 जून 1993 को एक वैधानिक निकाय बन गया था, और ये 2000 में पार्लियामेंट द्वारा संशोधित भी हुआ इसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा ये RCI के परिप्रेक्ष्य में। तो पहला पॉइंट तो आपका सही हो जाएगा। दूसरी पॉइंट है कि RCI, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? सर 86 में 35 की 36? 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है। और दूसरा पॉइंट करा है कि RCI निःशक्त मामलों संबंधी मामलों को निपटाने के लिए एक शीर्षक सरकारी निकाय है। क्या ये बात सही है? बोलो। हाँ सर। यह प्रश्न क्या पूछा है कि यह सही? नहीं है सर, मुझे तो पहले ही 86 में कहाँ हुई इसकी स्थापना? 1986 में पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित हुई है। पंजीकृत सोसाइटी के रूप में हुई है। तो पंजीकृत सोसाइटी के रूप में यहाँ पे नहीं लिखा है, इसलिए गलत है। ये 1986 में ही हुई है, लेकिन पंजीकृत, ये केवल स्थापना की बात कर ले तो इसने सोचा कि स्थापित वहाँ पे हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर करेक्ट की बात करते ना, तो मैं आपसे कहता कि ये पंजीकृत के रूप में आपका सही माना जाता। फिर पंजीकृत नहीं लिखा हुआ, इसलिए सोसाइटी के रूप में नहीं है, तो इसका आप यहाँ पे गलत माने हैं। RCI की स्थापना 1986 में हुई थी, स्थापना उसी समय हुई थी। तो 99 सर देखो एक याद आया था उनका, वो 1999 का था। और ये पुनर्वास वाला 1992 का सर, मुझे ऐसा याद है कि बाकी का है। नहीं, भारतीय पुनर्वास परिषद है ना ये। हाँ हाँ। 1992 है। 92 का है सर, 86 नहीं है। 86 में हो सकता है कि पंजीकृत किया हो सोसाइटी 1860 के तहत, पर जब स्थापना की बात आएगी तो 90 प्लस ही है। पढ़ी हूँ देखो, तो अब आपने सुनो, लिखवाया। अब सुनो, सही बता रहे हो, 1992 में इसकी स्थापना हुई, राइट, लेकिन 86 गलत नहीं। इसके बारे में सुनो। ये रिहेबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया जो RCI है, ये पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित हुई। हाँ मैं वही कह रही, पंजीकरण हुआ था सर इसका पहले। हाँ ठीक है, स्थापना नहीं हुई थी, स्थापना नहीं हुई थी, स्थापना उसकी 92 में हुई थी। हाँ ठीक है, ये सही है। फिर कह रहा है कि दूसरा कह रहा है RCI निःशक्त संबंधी मामलों को निपटाने में सरकारी निकाय है, तो ये तो सही है, सरकारी निकाय तो है, लेकिन पूछा है नहीं। देखो यहाँ पर ये प्रश्न के हिसाब से देखा जाए, पहला ऑप्शन अभी सही चल रहा है आपका, पहला पॉइंट। केवल एक ही हाँ, होगा। इस हिसाब प्रश्न के हिसाब से RCI सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी है। तो पंजीकृत सोसाइटी अब तो नहीं है, पहले तो थी ना भाई। जब 1992 में रजिस्टर्ड हुई तो वो अस्तित्व में आ गई थी। हाँ पंजीकृत तो है ना। पंजीकृत सोसाइटी हाँ, ये 86 में थी, अब थोड़ी ना है अधिनियम के रूप में। पंजीकरण हो चुका तो पंजीकृत तो है ना। अरे क्या है, जो स्वास्थ्य सोसाइटी की बात कर रहे हैं सर। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई ये पहले पंजीकृत सोसाइटी सन 1986 की थी, अब थोड़ी ना है। तो ये कह रहा है कि RCI सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत, तो अधिनियम के अंतर्गत थोड़ी ना था ये। नहीं सर, तो ये तो पंजीकृत सोसाइटी के रूप में था ना, अधिनियम के रूप में थोड़ी था, पंजीकृत सोसाइटी के रूप में था। तो इसलिए ये गलत हुआ भाई, नहीं समझे क्या? हाँ ठीक है। हाँ, और RCI निःशक्त व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय, अभी किसके साथ, और उनके समय में अंतर्निहित व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई या क्रिया की बात करता है। तो ये भी तो सही है। गलत कौन कौन सा है? A और C गलत है, सॉरी A और C गलत है। ऑप्शन पूरे नहीं दिख रहे सर, फोर्थ ऑप्शन दिखाइए सर। अरे यहाँ पे A तो दिखाई दे रहा है और C तो है ही नहीं। एक मिनट, केवल सी तो नहीं सर सही। एक B है, एक D है। B D में होगा कोई। B क्या भाई? RCI संबंधी मामलों, निःशक्तता के संबंध मामलों को निपटाने के लिए एक शीर्षक सरकार। नहीं, देखिए यहाँ पे ये B गलत है, सुनो, क्योंकि एक ही संस्थान थोड़ी है ये
भाई नेशनल ट्रस्ट का नाम सुना है, एनटी का नाम सुना है, नेशनल ट्रस्ट फॉर द हैंडीकैप, है ना? तो वो भी तो सरकारी निकाय है, तो एक ही की बात थोड़ी, एक शीर्षक सरकारी निकाय, गलत है ये, है ना? ये सही आप मान लीजिए कि अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी में होगा, ये सही कर लो इसको। मैं वही कह रही थी 1860 के तहत जो भी पंजीकृत हो जाते हैं तो वो हो ही जाते हैं ना ठीक हमेशा। है, ए और बी आप सही कर लो यहाँ पे, ए और बी सही कर लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो। सर शीर्ष निकाय कौन सा होगा तो फिर विकलांगों के लिए? क्या चीज़? शीर्ष निकाय होगा कौन सा? कोई एक शीर्ष निकाय है क्या? नहीं आगे नहीं, थर्ड है? बहुत नेशनल ट्रस्ट फॉर द हैंडीकैप नहीं है, एनटीएच है, और क्या नेशनल ट्रस्ट है आपका, फिर आपका इसमें पीडब्ल्यूडी की भी भूमिका आ गई, और एक जिसने आरपीडब्ल्यूडी बनाया है वो भी तो एक शीर्षक निकाय है, जो जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। किसने प्रारूप लाया था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का प्रारूप कौन लाया था? आप बताइए। 2011 में लाया था। अच्छा ड्राफ्ट जो हाँ। हाँ सर। कौन लाया था? ये नाम नहीं पता पर आया था 2011 में ड्राफ्ट। यू किसी को भी याद नहीं है अभी। एक मिनट, चलो अभी आगे सवाल करते हैं, अभी अगर याद आ जाता बताता हूँ, ठीक है ना? चलो, हकलाहट को संबोधित करने के लिए निम्न में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर कौन सा? विलंबित तीसरा तीसरा वाला विलंबित वाक्य। ओके, एक मिनट, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर का हमारे सामने इस समय आ गया 87। 87 का मतलब हो गया 37। तो कह रहा हकलाहट के संबोधित करने के लिए निम्न में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? हकलाहट को संबोधित करने के लिए सर इंग्लिश बता दो इसकी। देखो, सर मैं वो ये पूछ रहा है कि जो हकलाहट है तो वो क्या है? वो विलंबित वाक्य है ना कि पूरा एक बार में बोल नहीं पा रहा है, टेक्निक समय ले इज रहा है, यूज्ड एड्रेस, हकलाहट यानी एक प्रकार से संबोधित कर रहे हैं। पर्पसफुल स्पीच होगा ये, कि जो है प्रैक्टिकल स्पीच होगा, या डिले, या प्रोलोगेंट का मतलब होता है एक प्रकार से बड़े लेवल पर होता है। मैं पढ़ी हूँ सर, ये इसका डिलेड है। हाँ, क्या होगा? डिलेड है सर, ये विलंबित वाक्य है। हकलाहट का मतलब यही होता है ना कि बोलने में समय ले रहा है, तो विलंबित वाक्य। नहीं, तो समय गलत पूरा- गलत पढ़ लिया है आपने। विलंबित वाक्य वो होता है, डिले के डेवलपमेंट डिसऑर्डर है वहाँ पे, उसके अंदर डेवलपमेंट डिले हुआ है, उसके अंतर्गत तब पढ़ते हैं हम डिले स्पीच, है ना? उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं डिले स्पीच, ठीक है? सुनो, यहाँ आप किसको रखेंगे? इंग्लिश देखो एक बार। 4 ऑप्शन, दीर्घकालीन, लॉन्ग स्पीच, ये क्या है? सर इतना लंबा समय थोड़ी लगता है। हकलाहट है तो वो इतना लंबा समय, दीर्घकालीन का मतलब दो भाई चार लंबे सेकंड समय बाद- तक कोई व्यक्ति अगर भाषण या स्पीच के रूप में आता है तो एक प्रवाह टेक्निक है ये, जिसमें प्रत्येक भाषण ध्वनियों को सामान्य रूप से हमसे थोड़ा अधिक खींचना शामिल करता है। तो ध्वनियों को हमारे उत्पादन का थोड़ा लंबा करके हम जब मस्तिष्क का भाषण का या किसी स्पीच का योजना बनाने के लिए अधिक समय देते हैं, तो वो बेसिकली आपका क्या बन जाता है? लंबे समय के लिए हकलाहट एक प्रकार से ये टेक्निक है। ऐसे हम हकलाहट को संबोधित करने के लिए हम इस टेक्निक का हम यूज करते हैं। जब लंबे समय तक का कोई स्पीच एक प्रवाह टेक्निक के रूप में लेते हैं, तो वहाँ पर जो स्पीच होती है वो ध्वनि को सामान्य रूप से, ठीक है, शामिल करते हैं, और ध्वनियों के हमारे उत्पादन को रिप्रोड्यूस जो कर रहा है उस पर हम थोड़ा लंबा करके जब मस्तिष्क तक स्पीच की योजना बनाने की बात करते हैं, तो वो बेसिकली आपका क्या बन जाता है? हकलाहट के संबोधन में एक टेक्निक। तो ये बेसिकली फ्री फ्लुएंस टेक्निक होती है, फ्री फ्लुएंस टेक्निक होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब मुक्त
आवृत्ति तकनीकी इसी के अंतर्गत रखी गई है। ऑप्शन नंबर आपका 4 ही करेक्ट जवाब होगा। लॉन्ग स्पीच के अंतर्गत इसको जाना जाता है। किसके अंतर्गत जाना जाता है? ये लॉन्ग स्पीच के अंतर्गत ये जाना जाता है। स्पष्ट हुआ? ये बेसिकली डिसेबिलिटी का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? डिसेबिलिटी का। एक लंबा स्पीच जिसमें अवसर की बात करते हैं, भाषण की बात करते हैं, स्पीच की बात करते हैं, वो बताता है आपको। तो लंबा का मतलब होता है दीर्घकालीन, है ना। एक दीर्घ भाषण जो होता है वो अक्सर आप सुधार कब करेंगे? जब बार बार कोई सी चीज़ की प्रैक्टिस होगी, तब इसका जो है हकलाहट कम होगा। ये प्रक्रिया पूछने की कोशिश की जाती है। तो ये आपकी स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन आपका सही माना जाएगा यहाँ पे डी, दीर्घकालीन। किसी कंपनी के कार्मिकों के ज्ञान, शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल और विशेषताओं के संदर्भ में किस पद का उपयोग करना चाहोगे आप? किसी कंपनी के कार्मिकों की बात करेंगे तो मानव बिल्कुल बिल्कुल, आपका यूजीसी में सिलेबस में दिया गया मानव पूंजी कि किसी कंपनी के कार्मिकों के ज्ञान, कौशल, शिक्षा, प्रशिक्षण, विशेषता, इसके संदर्भ में जो पदों का हम यूज करते हैं मानव पूंजी कहलाती है। संसाधन नहीं होगा? नहीं, ह्यूमन कैपिटल होगा, संसाधन नहीं होगा। देश की व्यक्ति में निहित है कौशल, है ना, उत्पादन, ज्ञान के स्टॉक को मानव पूंजी के अंतर्गत रखा गया है। मानव पूंजी का मतलब होता है किसी देश में किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले कौशल, क्षमता, शिक्षा, ज्ञान भंडार इत्यादि, ये सारी चीज़ें मानव पूंजी के अंतर्गत रखी गई हैं। ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है। ठीक है, नहीं बोल रहे हो? नहीं समझ में आया? आया सर। ओके। 39 देखो, निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार कुल कितने टाइप की डिसेबिलिटी रखी गई है और किन आयु वर्ग के? कुल भाई 21 टाइप की डिसेबिलिटी निःशक्त व्यक्ति हैं जो 8 आयु वर्ग के हैं। आयु वर्ग समझते हो? अवस्था, अलग अलग एज का जो है ना, अवस्था के बारे में बताया गया है कि कौन सी अवस्था में इसको रखा जाएगा, है ना। अवस्था लेबल रखा गया वहाँ पे, स्टेज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे केवल पहला सही है ना। बहुत सरल सवाल था ये तो। आज का ये लास्ट सवाल ले लो, है ना, थोड़ा सा कर लो। ये प्रश्न देख लो भाई, कौन सा प्रश्न आ गया ये आपके सामने? कौन सा प्रश्न आ गया है जी? 41 नहीं है ये 40 है, 40 है। 40 सही। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होगा? बंदी को लाया जाता है। बंदी को लाया जाता है। परमादेश, कार्यवाही के लिए आज्ञा। ओके। प्रतिषेध, कार्यवाही नहीं करने की आज्ञा। बिल्कुल। उत्प्रेषण, अभी प्रमाणित करना। अभी प्रमाणित करना, ओके। अधिकार परीक्षा किस अधिकार से है? जरा एक बार इसको मैच करिए। हेलो, हाँ मौसी, ऊपर से सब दिख नहीं रहा। क्लास ले रहा हूँ, अभी फ़ोन कर रहा हूँ आपको, अभी फ़ोन कर। कौन सा ऑप्शन कौन सा गया? ऊपर के दिख नहीं रहे, पूरा तो दिख ही नहीं रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर। एक मिनट मैं इसको छोटा कर देता हूँ ना। अब बताओ। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ओके। फोर्थ ऑप्शन चला गया? नहीं, थर्ड है, फोर्थ नहीं है। थर्ड इज द राइट आंसर। एक का तीसरा, हाँ, एक का चौथा,